जय हिंद। आज के वीडियो में विश्लेषण करेंगे भारत के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का जीवन परिचय। प्रणब मुखर्जी का जन्म पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले के एक छोटे से गांव मिराटी में एक ब्राह्मण परिवार में 11 दिसंबर 1935 को हुआ था। प्रणब मुखर्जी के पिता का नाम श्री कामदा किंकन मुखर्जी और माता का नाम श्रीमती राम लक्ष्मी मुखर्जी था। ग्रामीण बंगाल के वीरभूमि में पड़े बड़े प्रणब मुखर्जी अपने उपनाम पोल्टू के नाम से जाने जाते थे। प्रणब मुखर्जी की पत्नी का नाम सुब्रा मुखर्जी था। उनके 2 पुत्र अभिजीत व इंद्रजीत और एक पुत्री शर्मिष्ठा यानी कि 3 बच्चे थे। प्रणब मुखर्जी के पुत्र अभिजीत मुखर्जी सरकारी नौकरी छोड़कर राजनीति में आए और पश्चिम बंगाल विधानसभा से विधायक चुने गए। उनकी बेटी शर्मिष्ठा एक नृत्यांगना है। उनके भाई शांति निकेतन विश्व भारती यूनिवर्सिटी के इंदिरा गांधी सेंटर फॉर नेशनल इंटीग्रेशन के डायरेक्टर पद से रिटायर हुए हैं। प्रणब मुखर्जी के पिता कामदा किंगन मुखर्जी क्षेत्र के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे और आजादी की लड़ाई में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के चलते यह 10 वर्षों से ज्यादा समय तक ब्रिटिशरों की जेलों में रहे थे, यानी कि उनको कैद में रखा गया था। उनके पिताजी 1920 से इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक सक्रिय कार्यकर्ता थे और सभी कांग्रेसी आंदोलन में वह हिस्सा लेते थे। फिर देश की आजादी के बाद 1952 से लेकर 1964 तक पश्चिम बंगाल विधान परिषद के सदस्य भी वह रहे और वीरभूमि पश्चिम बंगाल जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी वह बनाए गए। उनके पिता का हाथ पकड़कर ही प्रणब मुखर्जी राजनीति में प्रवेश लिए थे। परिवार के माहौल को देखते हुए यह प्राकृतिक तौर पर स्वाभाविक था कि वे अपने पिताजी के मुखर्जी के परिचिह्नों पर ही चलेंगे। तत्कालीन कोलकाता विश्वविद्यालय से संबंधित सूरी विद्यासागर कॉलेज से स्नातक की परीक्षा पास करने के बाद प्रणब मुखर्जी ने कोलकाता यूनिवर्सिटी से इतिहास और राजनैतिक विज्ञान में एमए की परीक्षा संपूर्ण की, यानी कि एमए कंप्लीट किया। फिर कोलकाता विश्वविद्यालय से कानून की शिक्षा के बाद पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले में एक कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी उन्होंने शुरू कर दी, यानी कि यह पढ़े लिखे थे। कैरियर की शुरुआती दिनों में प्रणब मुखर्जी लंबे समय तक पहले शिक्षक और वकील के तौर पर उन्होंने कार्य किया। प्रणब ने अपना परिवार कोलकाता में डिप्यूटी अकाउंटेंट जनरल के कार्यालय में क्लार्क के रूप में उन्होंने शुरू किया, यानी कि उन्होंने क्लार्क के रूप में अपना कैरियर शुरू किया था। फिर इसके बाद उन्होंने पत्रकार के रूप में अपना कैरियर आगे बढ़ाया। उन्होंने जाने माने बांग्ला प्रकाशन संस्थान देशेर डाक मातृभूमि की पुकार के लिए भी काम किया था। इसके बाद वह बंगीय साहित्य परिषद के ट्रस्टी बने। बाद में निखिल भारतीय बंग साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष बने। फिर आगे यूनिवर्सिटी ऑफ वोल्वरहैम्पटन ने प्रणब मुखर्जी को डी.लिट की उपाधि प्रदान की। प्रणब मुखर्जी संजीदा व्यक्तित्व वाले नेता थे। पार्टी की वरिष्ठतम नेता होने के कारण वह राजनीति भी अच्छी तरह से समझते थे। बंगाली परिवार से होने के कारण उन्हें रविंद्र संगीत के आध्यात्मिक रुचि थी। प्रणब मुखर्जी को पश्चिम बंगाल के अन्य निवासियों की तरह ही माँ दुर्गा की उपासना भी वह किया करते थे, यानी कि दुर्गा माँ को वो मानते थे। दुर्गा पूजा के दौरान माता की उपासना वह एक अलग रूप से ही किया करते थे। प्रणबदा मातृभूमि, गंभीर और कम बोलने वाले व्यक्ति थे। प्रणब को बागवानी, किताबें पढ़ना और संगीत बहुत पसंद था। प्रणब का पसंदीदा खाना फिश करी थी। वह मंगलवार को छोड़कर करीब करीब रोजाना फिश करी खाया करते थे। वे रोज सुबह जल्दी उठते थे। पूजा के बाद वह अपने काम पर लग जाते थे। दिन में 1 घंटा वह सोते थे और उसके अलावा वह कम से कम सोना पसंद करते थे। रात को सोने से पहले वह पढ़ना पसंद करते थे। प्रणबदा रोज 18 घंटे काम करते थे। उन्हें पढ़ने, गार्डनिंग व संगीत सुनने का बहुत अच्छा शौक था। सुकांत भट्टाचार्य का लिखा और हेमंत मुखर्जी का गाया अबक पृथ्वी उनका पसंदीदा गीत है। इसके अलावा रविंद्र संगीत भी वो काफी पसंद करते थे।
इसके अलावा प्रणव दा चॉकलेट खाना खूब पसंद करते थे। चाचा चौधरी की कॉमिक्स भी वह बहुत अच्छे फैन थे और कभी कभी वह पढ़ा करते थे। प्रणब मुखर्जी के पिता कामदा मुखर्जी एक लोकप्रिय और सक्रिय कांग्रेसी नेता थे। वह वर्ष 1952 से 64 तक बंगाल विधानसभा के सदस्य रहे थे। पिता का राजनीति से संबंध होने के कारण प्रणब मुखर्जी का राजनीति में आगमन सहज और स्वाभाविक था। प्रणब मुखर्जी के राजनीतिक जीवन की शुरुआत वर्ष 1969 में हुई, जब वह पहली बार राज्यसभा के चुनकर संसद में आए थे। यानी सबसे पहली बार ही वह सीधे राज्यसभा चले गए। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इनकी योग्यता से प्रभावित होकर मात्र 35 वर्ष की अवस्था में 1969 में कांग्रेस पार्टी की ओर से इन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया गया। उसके बाद वे 3 साल के अंदर ही वर्ष 1973 में केंद्र सरकार में प्रणब मुखर्जी ने कैबिनेट मंत्री रहते हुए औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री के पदभार संभाल लिया। प्रणब मुखर्जी सन 1974 में केंद्र सरकार में वित्त राज्य मंत्री बने। उसके बाद 1975, 1981, 1993 और 1999 में राज्यसभा के लिए उन्हें पसंद किया गया। प्रणब मुखर्जी वर्ष 1982 से 84 तक कई कैबिनेट पदों पर उन्होंने कार्य किया। इसके बाद 1984 में वह पहली बार भारत के वित्त मंत्री बनाए गए। प्रणब मुखर्जी ने सन 1982-83 के लिए पहला बजट सदन में पेश किया था। यह 7 बार कैबिनेट मंत्री रहे, जिसमें 2 बार वाणिज्य मंत्री, 2 बार विदेश मंत्री और 1 बार रक्षा मंत्री जैसे महत्वपूर्ण कैबिनेट उन्होंने संभाले थे। 1982 से 84 में जब वे भारत के वित्त मंत्री थे तो यूरोमनी मैगजीन ने उनका मूल्यांकन विश्व के सबसे अच्छे वित्त मंत्री के तौर पर भी किया था। इंदिरा गांधी की हत्या के पश्चात राजीव गांधी सरकार की कैबिनेट में प्रणब मुखर्जी को शामिल नहीं किया गया। इस बीच प्रणब मुखर्जी ने 1986 में अपनी अलग राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस का गठन किया, यानी कि एक अलग से पार्टी बनाई। लेकिन जल्द ही वर्ष 1989 में राजीव गांधी से विवाद का निपटारा होने के बाद प्रणब मुखर्जी ने अपने पार्टी को राष्ट्रीय कांग्रेस में मिला लिया। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव इन्हें पार्टी में दोबारा लेकर चले आए, यानी कि पीवी नरसिम्हा राव ने इन दोनों में समझौता करवाया। प्रणब मुखर्जी कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च निकाय सीडब्ल्यूसी कार्य समिति के 1978 में सदस्य बने। वर्ष 1985 तक प्रणब मुखर्जी पश्चिम बंगाल कांग्रेस समिति के अध्यक्ष भी रहे, लेकिन काम का बोझ बढ़ जाने के कारण उन्होंने इस पद से त्याग पत्र दे दिया था। प्रणब मुखर्जी पहली बार वह लोकसभा के लिए पश्चिम बंगाल के जंगीपुर निर्वाचन क्षेत्र से 13 मई 2004 को चुने गए और इसी क्षेत्र से दोबारा 2009 में भी लोकसभा के लिए वह चुने गए। इतने सालों तक राज्यसभा के सदस्य के तौर पर राजनीति करने के बाद प्रणब मुखर्जी पहली बार लोकसभा के उम्मीदवार के तौर पर खड़े हुए और पश्चिम बंगाल के कांग्रेस प्रत्याशी की ओर से सबसे अधिक 1,28,252 मतों से उन्होंने अपनी जीत दर्ज करवाई। यानी इतना अनुभव उन्हें लोकसभा चुनाव में भी काम आया। सन 2004 में जब कांग्रेस ने गठबंधन सरकार के अगुवा के रूप में सरकार बनाई तो कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सिर्फ एक राज्यसभा सांसद ही थे। इसीलिए प्रणब मुखर्जी को लोकसभा में सदन का नेता बनाया गया। मुखर्जी की अमोघ निष्ठा और योग्यता ने उन्हें सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के करीब लाकर रख दिया था। इस वजह से जब 2004 में पार्टी सत्ता में आई तो उन्हें भारत के रक्षा मंत्री के प्रतिष्ठित पद पर पहुंचने में मदद मिली। 14 अक्टूबर 2006 को उन्हें भारत का विदेश मंत्री नियुक्त कर लिया गया, यानी कि उन्हें विदेश मंत्री भी बनाया गया। रक्षा मंत्रालय में उनकी जगह ए.के. एंटनी ने ले ली, जो कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता और दक्षिणी राज्य केरल के भूतपूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे। वह यूपीए की सरकार में 24 जनवरी 2009 से वित्त मंत्रालय का पदभार पुनः संभाल लिया था।
प्रणब मुखर्जी को कहीं प्रतिष्ठित और हाई प्रोफाइल मंत्रालय संभालने जैसी विशिष्टता प्राप्त थी। उन्होंने रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश विधेयक मंत्रालय, शिपिंग, राजस्व, नौवहन, यातायात, संचार, वाणिज्य और उद्योग, आर्थिक मामले जैसे लगभग सभी महत्वपूर्ण मंत्रालय की बार बार उन्होंने जवाबदारी निभाई थी और अपनी सेवाएं प्रदान की थी। वह कांग्रेस संसदीय दल और कांग्रेस विधायक दल के नेता भी रह चुके थे। साथ साथ वह लोकसभा में सदन के नेता, बंगाल प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मंत्री परिषद में केंद्रीय वित्त मंत्री भी रह चुके थे। लोकसभा चुनाव से पहले जब प्रधानमंत्री ने बाईपास सर्जरी करवाई, तब प्रणब विदेश मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद राजनीतिक मामलों के कैबिनेट समिति के अध्यक्ष और वित्त मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री का अतिरिक्त प्रभार लेकर मंत्रिमंडल के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई थी। पिछले कई सालों तक वह कांग्रेस के मिस्टर भरोसेमंद बने रहे। भारतीय राजनीति और आर्थिक मामले व नीतिगत मुद्दों की गहरी समझ रखने वाले प्रणब मुखर्जी को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की कैबिनेट में सबसे अनुभवी मंत्री माना जाता था। प्रणब को संपूर्ण राजनीतिज्ञ माना भी जा सकता है क्योंकि उन्हें सभी मंत्रालय का लगभग ज्ञान था। 10 अक्टूबर 2008 को प्रणब मुखर्जी और अमेरिकी विदेश सचिव कॉर्डोलिसा राइस ने के द्वारा 123 समझौते पर एक ही दिन हस्ताक्षर किए गए। यह सबसे बड़ा समझौता था। प्रणब मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विश्व बैंक, एशियाड विकास बैंक और अफ्रीकी विकास बैंक के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के गवर्नर भी रह चुके थे। राजीव गांधी की मृत्यु के पश्चात जब सोनिया गांधी ने राजनीति में आने का निर्णय लिया, तब प्रणब मुखर्जी ने उनको सलाहकार और मार्गदर्शक के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की। कांग्रेस के लिए अपनी प्रतिबद्धता दर्शाने के बाद ही सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा प्रणब मुखर्जी को वर्ष 2004 में रक्षा मंत्रालय सौंप दिया गया। वर्ष 2005 में पेटेंट संशोधन अधिनियम के दौरान जब यूपीए संसदों के भीतर मनमुटाव पैदा हो गया, जिसकी वजह से कोई राय नहीं बना पा रहा था, ऐसे समय में प्रणब मुखर्जी ने अपनी सूझबूझ और कुशल रणनीति का परिचय देकर ज्योति बसु सहित कई पुराने गठबंधन को मनाकर मध्यस्थता के कुछ नए बिंदु तक ले गए, जिसके उत्पाद पेटेंट के अलावा और कुछ और बातों में भी सभी लोग शामिल थे। तब उन्हें वाणिज्य मंत्री कमलनाथ सहित अपने सहयोगियों पर कहकर मनाना पड़ा कि कोई कानून नहीं रहने से बेहतर है एक अपूर्ण कानून बनना। अंत में 23 मार्च 2005 को बिल को मंजूरी दे दी गई। मनमोहन सिंह सरकार के दूसरे कार्यकाल में प्रणब मुखर्जी को दोबारा वित्त मंत्रालय का कार्यभार प्रदान किया गया। मुखर्जी की वर्तमान विरासत में अमेरिकी सरकार के साथ असैनिक परमाणु समझौते पर भारत अमेरिका के सफलतापूर्वक हस्ताक्षर और परमाणु अप्रसार संधि पर दस्तखत नहीं होने के बावजूद सैन्य परमाणु व्यवहार में भाग लेने के लिए परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह के साथ हुआ हस्ताक्षर शामिल है। यानी इन सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज उनके कार्यकाल में बनवाए गए। सन 2007 में उन्हें भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा गया। इसके अलावा 1984 दुनिया के शीर्ष 5 वित्त मंत्रियों की सूची में उन्हें स्थान प्रदान किया गया। 1997 में सर्वश्रेष्ठ सांसद के सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया। 2008 में पद्म भूषण सम्मान से उन्हें नवाजा गया। फिर आगे उन्हें 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 के लिए राष्ट्रपति चुना गया। इनके कार्यकाल में ही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सत्ता में बैठी कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई और 2014 में एनडीए की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव जीत गए। उन्होंने दोनों प्रधानमंत्री के साथ बहुत अच्छे से कार्य किया। इन्होंने अपने जीवन के अनुभव को राष्ट्रपति पद पर रहते हुए बहुत अच्छे से निभाया और कांग्रेस पार्टी से चुनकर आने के बावजूद उन्होंने कभी भी राष्ट्रपति पद पर रहते हुए कांग्रेस का समर्थन नहीं किया।
उन्होंने अपने पद की गरिमा का हमेशा ध्यान रखा। अपना राष्ट्रपति कार्यकाल पूर्ण होने के बाद उन्होंने एक आम नागरिक की तरह अपना जीवन जीना शुरू कर दिया, यानी कि आम नागरिक जैसा जीवन वो जीने लगे। भारतीय जनता पार्टी ने वर्ष 2019 में प्रणब मुखर्जी को 26 जनवरी 2019 के दिन भारत रत्न से भी सम्मानित किया और आगे थोड़ी सी बीमारी के चलते इन्हें दिल्ली के अस्पताल में भर्ती करवाया गया और 31 अगस्त 2020 को इनका निधन हो गया। इनके निधन पर भारत सरकार ने इन्हें पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ विदा किया और भारत का एक रत्न भारत को छोड़कर चला गया। तो यह था भारत के राष्ट्रपति 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का जीवन परिचय। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।